हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू कॉमर्स गुरु, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन की, ऑर्गेनाइजिंग की। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड टास्क in a systematic way to achieve goal effectively। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। क्या करना? संगठित करना, यानी कि अरेंज करना, संगठित करना यानी कि अरेंज करना। किन चीजों को? रिसोर्सेस को। बेसिकली किन चीजों को? अरेंजिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कौन से हुए? वो कौन से रिसोर्सेस हैं? रिसोर्सेस हैं फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस। और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया? अगर हम लोग एक सिंपल और बहुत आसान सी डेफिनेशन को बनाने चले तो ऑर्गेनाइजिंग इज arranging resources, physical, human and financial for a smooth working a organization। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। बेसिकली अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ये एक ब्रिज है स्टूडेंट्स। क्या है? ब्रिज। ऑर्गेनाइजिंग इज अ ब्रिज। ब्रिज किस चीज के बीच का ब्रिज है भाई? प्लानिंग। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले प्लानिंग होता है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, बिटवीन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच को क्या फिल करने को आप ऑर्गेनाइजिंग बोल सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। क्या करने का? आइडेंटिफाइंग करने का और ग्रुप करने का। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योरिंग द रिसोर्सेस द ऑप्टिमम एलोकेटेड रिसोर्सेस। तो देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली अरेंज करना है सिस्टमैटिकली फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिकल रिसोर्सेज की नीड होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड होती है और एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है। तो बेसिकली आप यहां पर ये बोल सकते हो ऑर्गेनाइजिंग इज द अरेंजिंग रिसोर्सेज like physical, human and financial for a smooth working of an organization। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ? आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने अभी भी बात करी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। क्या काम होना है? कौन सा काम होना है भाई? काम को पहचान करना ही आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। भाई सबसे पहले क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। भाई एक्टिविटीज को पहचानना, एक्टिविटी को पहचानना। एक्टिविटी को जब आप पहचान जाओगे तब उसके बाद ही तो आप उसमें काम कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है एक्टिविटी को पहचानना, जिससे क्या हो? ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, जिससे ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ठीक है। लाइक एक्टिविटीज कौन सी होती है? लाइक आपका आ गया रिक्रूटमेंट, लाइक प्रोडक्शन, लाइक सेल, लाइक परचेज। तो ये सारी एक्टिविटीज को पहचानना सबसे पहले कि भाई
कौन कौन से काम हम करने वाले, हम रिक्रूट करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, हम सेल करेंगे, हम परचेस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इन एक्टिविटीज को पहचानना सबसे पहला इसका काम है, आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज को। आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ वर्क, अब काम को बांटना, काम को बांटना छोटे छोटे टास्क में। किसको बांटना, वर्क को डिवाइड करना, वर्क को डिवाइड करना इनटू स्मॉलर टास्क, वर्क को डिवाइड करना इनटू स्मॉलर टास्क, छोटे छोटे टास्क में बांटना, जिससे क्या हो जाए, जिससे भाई वर्कर्स में स्पेशलाइजेशन आ जाए, स्पेशलाइजेशन आ जाए, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, वर्कर्स में स्पेशलाइजेशन का गुण आ जाए, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़े, तो इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को छोटे छोटे टास्क में बांटना, और छोटे छोटे टास्क को क्या करना, अलग अलग लोगों को सौंप देना, जिससे कि हर एक आदमी अपना अपना काम को समय पे करे, और एक ही काम को बार बार करने से उनके अंदर स्पेशलाइजेशन के गुण आ जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है ना। अगला है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन को कहेंगे हम लोग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, यानी कि देखिए हमने सबसे पहले काम को पहचाना, आइडेंटिफाई किया कौन सा काम होना है, उसके बाद हमने उसी काम को डिवाइड किया छोटे छोटे टास्क में। अब उन टास्क को आपने डिपार्टमेंट्स दे देना है, क्या दे देना है, डिपार्टमेंट्स दे देना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्रुपिंग, ग्रुप करना, ग्रुप करना, या फिर आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट बनाना, डिपार्टमेंट बनाना, डिपार्टमेंट में क्या कर दें, अरेंज कर दें, अरेंज कर दे किसको, जो टास्क आपने ऊपर पे अलग अलग बांटे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, जैसे कि मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा, सेल डिपार्टमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में बांट देना, एचआर डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट देना। बेसिकली हम लोग इसको आगे चल के भी पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे से। डिपार्टमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डिविजनल डिपार्टमेंट और एक होता है आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट यानी कि अगर आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप डिपार्टमेंट्स को बांट रहे हो तो उसको फंक्शनल डिपार्टमेंट कहेंगे, अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को बांट रहे हो तो उसको डिविजनल डिपार्टमेंट कहेंगे। अब आपने डिपार्टमेंट भी बांट दिए तो अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको ड्यूटीज असाइन करनी होंगी। क्या उनके स्पेसिफिक टास्क क्या होने वाले हैं, क्या उनके स्पेसिफिक टास्क होने वाले हैं, ये उनको असाइन करना। किनको असाइन करना, एम्प्लॉयज को। भाई उनमें एम्प्लॉयज तो काम करेंगे, क्या एम्प्लॉयज के स्पेसिफिक टास्क होंगे वो असाइन करना ही असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज कहलाता है। किस हिसाब से असाइन करेंगे, बेस्ड ऑन स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, कौन किस में एक्सपर्ट है उस हिसाब से। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। तो वो चीज यानी कि एक क्लियर हायरार्की क्रिएट करना। क्लियर हायरार्की क्रिएट करना। हायरार्की का मतलब होता है कि भाई किस हिसाब से आपने, कहां पे आपने, यानी कि क्या सीक्वेंस होने वाला है ना, किसने किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग किसने किसको करनी है, रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, रिपोर्टिंग ऑथोरिटी कौन है, इसको क्लैरिफाई करना।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका स्टेप्स हैं जिसको आप लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाइंग किया, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, दूसरा आपका डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। सबसे पहले हमने बात करी अभी अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है वो मैनेजमेंट का फंक्शन जिसके अंदर हम अरेंज करते हैं द रिसोर्सेस लाइक फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेस को हम लोग अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टमैटिक वे पे काम करे और अपनी स्मूथ वर्किंग करे और अपने गोल्स को अचीव करे। ऑर्गेनाइजिंग एक ब्रिज है जो कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। प्लानिंग को एग्जीक्यूशन तक लेके जाने वाला एक ब्रिज है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। इसकी प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाइंग करना एक्टिविटीज को, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। आई होप दैट कि आपको इतना मीनिंग तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि देखिए हमने वर्क को अलग अलग टास्क में डिवाइड किया। सबसे पहले तो हमने अलग अलग टास्क में डिवाइड किया और इन डिवाइडेड टास्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने उनको असाइन किया अलग अलग ड्यूटीज को। तो ड्यूटीज जब हमने असाइन करी तो इससे क्या होगा? इससे स्पेशलाइजेशन के गुण क्रिएट होगा, क्योंकि हर एक आदमी एक अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे स्पेशलाइजेशन के गुण क्रिएट होंगे, है ना। तो स्पेशलाइजेशन के गुण इसलिए क्रिएट हो गए क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग प्रकार के टास्क परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। अगला है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। तो भाई सिंपल है, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, किसके पास कितनी पावर है, कितनी ऑथोरिटी है, तो ये सारी चीजें यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लैरिफाई होती है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इट क्लियरली डिफाइन what all and how much power and authority is enjoyed by different individual और मैनेजर। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाई सिंपल है, अगर आप खुद सोचिए, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट करे, उनके अंदर लोगों को असाइन किया, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोगों का भी अच्छे से आप अरेंज कर पा रहे हो, आप मटेरियल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, प्रॉपर यूसेज हो रहा है ना, प्रॉपर यूसेज ऑफ मटेरियल का प्रॉपर यूज हो रहा है, फाइनेंस का प्रॉपर यूज हो रहा है ना, ह्यूमंस को आपने काम पे लगा दिया है, ह्यूमंस का प्रॉपर यूज हो रहा है ना, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो ये सिंपल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहे हैं। एडॉप्शन ऑफ चेंजेस, डेफिनेटली अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपने बनाए, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं, तो उनके जानने की वजह से वो कोई भी किसी भी प्रकार के चेंजेस को अडॉप्ट करने के लायक बन जाते हैं, अडॉप्ट द चेंजेस डिपार्टमेंट्स की वजह से। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा?
आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके काम कर रहे हैं, छोटे छोटे टास्क में आपने डिवाइड किया, तो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ संभव हो पाई है, क्योंकि भाई लोग अपने अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उससे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्संस, डेफिनेटली उनके पास अपनी ऑथोरिटी है, अपने काम को पहचान रहे हैं, अपने काम पे एक स्पेशलाइज बन जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके खुद के अंदर भी डेवलपमेंट क्रिएट हो रहा है। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पा रहा। सपोर्ट, सोर्स ऑफ सपोर्ट, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन, डेफिनेटली भाई, क्योंकि अलग अपने यहां पर आप बात कर सकते हो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में, कि एक अलग सा स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं भाई, डिविजनल स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोलो कि कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स आपने बनाए, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है कि भाई हाँ, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं, बहुत ही सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हो। इट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, प्रॉपर बैलेंसिंग, है ना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडॉप्शन ऑफ चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पर्संस, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, source support, security, satisfaction, clear cut authority relationship. It ensures optimum use of human resources, making use of technological improvement, proper balancing. मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस के अंदर वो सारे के सारे लगभग सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको इनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स याद हो सके। तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप इसको अपने पास लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स है बेसिकली ढांचा। क्या है स्ट्रक्चर का मतलब? ढांचा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ढांचा। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है? व्हेन अ मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, एन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड, एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा बन जाता है, ठीक है ना, जो क्या करता है? विच डिफाइन, जो क्या डिफाइन करता है भैया? एम्प्लॉइज की जॉब पोजीशन, उनकी ऑथोरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। किसको? किसकी? डिफरेंट एम्प्लॉइज की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ढांचा जो मैनेजर जब उसको परफॉर्म कर रहा है तो वो डिफाइन करता है किसी भी एम्प्लॉइज के जॉब पोजीशन को, जॉब ऑथोरिटी को और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जो है एक हायरार्की, यानी कि किसी भी काम को एक सही तरीके से, एक तरीके से परफॉर्म करना हायरार्की है। डिफाइन द लेवल्स ऑफ ऑथोरिटी, किसके पास क्या ऑथोरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको हायरार्की कहते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क आप पहले ही समझ चुके हैं भाई, टास्क को अलग अलग छोटे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना अमंग द इंडिविजुअल्स, उसको डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं भाई, सिंक्रोनाइज करना एक्टिविटीज को, सारे के सारे लोग एकजुट होकर के काम करें। स्पैन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज पूछी जाती है एग्जामिनेशन पे। रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली कंट्रोल, या फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है भाई? वो पूछा जाता है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है?
तो क्या मीनिंग है इसका? हाउ मच या हाउ मैनी कहें, हाउ मैनी एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट कैन बी effectively managed by वन मैनेजर। एक मैनेजर के हिसाब से वो कितने लोगों को कितने लोगों को वो अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, उसको ही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहेंगे। तो सेम चीजें हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये सेम थिंग इज हियर, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं भाई कितने, हाउ मेनी सबॉर्डिनेट्स can be effectively controlled by an superior, कितने लोगों को एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है, उसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास क्या ऑथोरिटी है, किसके पास कितनी पावर है, डिफाइंस हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर द आउटकम, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन किसके पास कितनी पावर है, इस चीज को भी डिफाइन करता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन एक्टिविटीज या फिर हम उसको जॉब कहें या फिर काम को और एक्टिविटीज को जब हम ग्रुप करते हैं, आर ग्रुप्ड क्या ध्यान पे रख के, कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस को ध्यान पे रख के, या फिर हम और कहें हम लोग ऐसा, और द जॉब को ध्यान पे रख के जब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? जब भी हम लोग एक्टिविटीज को, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज को ग्रुप्ड करते हैं, फंक्शंस को ध्यान पे रख के उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब भी हम लोग व्हेन एक्टिविटी और जॉब आर grouped together on the basis of प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट स्पेसिफाइड होता है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से जब हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को बांटते हैं तो उसको डिविजनल डिपार्टमेंट कहते हैं। जब हम लोग फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को बांटते हैं तब हम लोग उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, देख लीजिए यहां पर मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स को बांट दिया गया है। प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, और उनके काम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये हमने बांटा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर को कैसे बांटा हुआ है ये देखिए, यहां पर क्या हुआ है, जनरल मैनेजर के बाद टेक्सटाइल डिवीजन है। देखिए ये टेक्सटाइल डिवीजन हो गया, ये सीमेंट डिवीजन हो गया। यानी कि टेक्सटाइल डिवीजन का अलग काम हो रहा है
और सीमेंट डिवीजन का अलग काम हो रहा है। इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, और ऐसी सीमेंट डिवीजन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हमने डिफाइन किए हुए हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग फंक्शंस बनाए गए हैं, फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। लेकिन यहां पर पहले क्या किया, पहले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 2 डिपार्टमेंट्स बनाए, फिर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। इसको डिविजनल डिपार्टमेंट कहते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट कहते हैं, उसको फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या होते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस के, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। नंबर फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की, तो यहां पर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। और अगर हम लोग बात करें डिविजनल की, डिविजनल की अगर हम लोग बात करें, और अगर हम लोग डिविजनल के एडवांटेजेस की बात करें, तो यहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्यों होता है, अब आप लोग बहुत ही बेहतरीन समझ रहे होंगे, क्योंकि यहां पे फंक्शंस के हिसाब से बट रहा है, यहां पर प्रोडक्ट के हिसाब से बट रहा है ना। और ये क्या करता है, यहां पर दूसरा हम लोग बात करें प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है यहां पर, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, यहां पर फास्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि भाई यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो यहां पे फास्ट डिसीजन मेकिंग हो सकती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। यहां की बात करें तो भाई ये इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी ऑपरेशनल स्किल ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। और हम लोग बात करें अगर इसकी इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है, इजीली आप ट्रेनिंग ले पाते हो, क्योंकि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटे हुए हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, तो इजीली आप ट्रेंड हो जाते हो। यहां पर अकाउंटेबिलिटी आपको सिस्टमेटिकली समझ में आती है कि भाई कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक जगह पे काम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी समझ में आती है। फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे दिखाई देती है, और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ यहां पर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि भाई एक ही प्रोडक्ट में आपने ध्यान देना है,
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हम लोग बात करें अब इसके डिसएडवांटेजेस की, तो क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं? फंक्शनल की पहले बात कर लेते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस इसके होंगे। तो नंबर फर्स्ट अगर हम लोग बोलें तो इसमें होगा प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल है, वो अपने अपने गोल के ऊपर ध्यान देंगे, उनको क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होगा तो कॉन्फ्लिक्ट की तो बात हो ही सकती है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब यहां पर हम लोग डिविजनल की बात करें तो डिविजनल के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो पहला अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं, नंबर 1, यहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट होगा, मोर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए तो मोर रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट होगा। दूसरा हम लोग बात करें भी, इसके अंदर ज्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट में होगा, फोकस इज ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा डेफिनेटली भाई ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये और ये यहां पर सेम ही रह सकता है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। और एक चौथा एक और पॉइंट, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पे तो इसका कॉस्ट ज्यादा निकल के आएगा। तो ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? 2 प्रकार का है, फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शनल कौन सा स्ट्रक्चर है? जिसके अंदर फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड करना है, इसके अंदर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने हैं। इस तरह से आप बना करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये थे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के पॉइंट्स कुछ रहते हैं उसको भी डिफाइन करेंगे, अभी वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो मिलते हैं आपके साथ दूसरी वीडियो में।